हम लोग कर रहे हैं मैनेज प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस या इवेलुएट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, और उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। वैसे तो ये प्रोसेस डोमेन का ही पार्ट है, जो एग्जाम की आपकी बड़ी डोमेन है। ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट में हमने रिस्क रजिस्टर पढ़ा था, और रिस्क मैनेजमेंट के वेरियस स्टेप्स हमने देखे थे कि रिस्क आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क को एनालाइज किया जाता है, रिस्क की कोई ना कोई मिटिगेशन बनाई जाती है, और फिर मिटिगेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये सारा कुछ प्रोएक्टिवली किया जाता है ताकि इश्यूज ना बने, बेसिकली इश्यूज को अवॉइड किया जा सके। ठीक है। और सही। रिस्क हमारे जो आते हैं प्रोजेक्ट में, वो बेसिकली उनको देखने के लिए हमें अपनी एजम्पशंस लिस्ट को देखना चाहिए। हमारी एजम्पशंस बाज़ ट्रू नहीं होती। जैसे कि आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी अटैक नहीं होगा, एज्यूम कर आवाज सकते डिस्कनेक्ट हैं। हो गया, आपकी नहीं आ रही। अभी ठीक है। हाँ, अब ओके। आप एज्यूम कर लेते हैं कि कोई सिक्योरिटी अटैक नहीं होगा। ठीक है जी, सर्वर के ऊपर अ, आपके हो जाता है, तो वो एक इशू है। लेकिन आप एज्यूम नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी अटैक नहीं होगा। ये एक रिस्क है जो आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि हो भी सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत तरह तरह के आजकल अटैक हो रहे हैं, सिक्योरिटी के अटैक्स हो रहे हैं कंपनियों पे। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, होगा। हो सकता है, अगर ये चांस है तो फिर ये होगा। ठीक है। तो बाज़ औक़ात हम एजम्पशंस कर लेते हैं कि जी प्रोजेक्ट की फंडिंग जो है ना ताहयात प्रोजेक्ट की ना चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कम्युनिटी की सपोर्ट हमें हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात फंडिंग भी ख़त्म हो जाती है, कम्युनिटी की सपोर्ट भी ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे फॉर प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स भी बंद करने पड़ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि जी प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स को भी टेस्ट करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए, तो इसी तरह उसकी assumptions को भी टेस्ट कर लेना चाहिए और वैलिडेट कर लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी को कर्जा देने से पहले आप उसको जांच पड़ताल कर लें, टेस्ट कर लें कि ये बंदा कैसा है। ठीक है। ऐसे ही है। मशहूर मुहावरा है कि किसी को कर्जा देने से पहले ना उसको आप उससे जरा खोरी बात करके देखें। तो अगर वो बिल्कुल। कोई बात बर्दाश्त कर लेता है तो फिर आप उसे कर्जा ना दें। नहीं, ਤੁਸੀਂ मैं कहना टेस्ट करके वेख लो इतने होने ही। क्या कहा ऐसे आपने? ही ओके। सो या तो वो क्या मैं कह रहा था कि कर्जा देने से पहले उसे खोरी बात कर लें। अगर खोरी बात बर्दाश्त कर लेता है तो इसका मतलब है वो बेईमान है। अगर खोरी बात नहीं बर्दाश्त कर सकता तो इसका मतलब है वो वापस भी देगा। नहीं, नहीं, बंदा नाइस होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो मैनेज कंप्लायंस एज दी हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है जी, ये क्या चीज़ है जी? ये जैसे हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम विद इन पैसे जो हमें मिले हैं उतने में काम कंप्लीट कर लें, या हम अपना टाइम पे काम कंप्लीट कर लें, ऐसे ही हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कंप्लायंस विद इन कंप्लाइंट, यानी विद इन कंप्लाइंट जो भी हमारे ऊपर कंप्लायंस है, चाहे सिक्योरिटी की है, चाहे हेल्थ एंड सेफ्टी की है, चाहे रेगुलेटरी है, प्रोजेक्ट के ऊपर जिस तरह की भी कंप्लायंस है, ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज हैं, सब के अंदर रहते हुए हम काम कंप्लीट करें। मजा तो तब है ना जी? क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल, सारी चीजों के साथ रहते हुए कंप्लाइंस करें, सारे खतरे मोल लेके बनी गाला में बैठे रहे। तो अब अगर हम लोगों ने
प्रोजेक्ट कंप्लाइंस देखनी है, रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइंस देखनी है, तो हमें अपनी SOW को देखना पड़ेगा, अपनी RFP को देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ वर्क को देखना पड़ेगा, हमारे स्कोप को वैलिडेट करना पड़ेगा कि क्या हमारा जो डिलीवरेबल है वो कंप्लाइंट है कि नहीं, उसको हम टेस्ट करेंगे, राइट। फिर बिल्कुल आपने बिल्कुल साहब। फिर आपने अगर अम, कोई आपके KPIs हैं कि आपका कॉस्ट, विद इन कॉस्ट आपने कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट, जो भी आपकी विद इन आपके बजट है, तो बजट कंप्लाइंस है कि नहीं, स्केजुअल कंप्लाइंस है कि नहीं, यानी कि आप स्केजुअल में ओवररन तो नहीं हो रहा, कॉस्ट ओवररन तो नहीं हो रहा, डिले तो नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो और फिर आपको पता होना चाहिए कि यार ये रिक्वायरमेंट्स इस डिपार्टमेंट से आई थी, ये रिक्वायरमेंट इस डिपार्टमेंट से आई थी, तो प्रॉपरली आप रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स के जरिए आप रेलेवेंट स्टेक होल्डर से साइन ऑफ लें उनके डिलीवरेबल्स का, ठीक है। और फिर आप उन लोगों को अप्रेज भी करते रहें कि अगर कोई डिपार्टमेंट का स्कोप ऑफ वर्क कंप्लीट है, आप उन्हें आप बताएं, उन्हें दोबारा टाइम। डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है आवाज? जी जी। आ रहा है, काजिम आ रहा है आपका दोस्त। ना करो यार, वो किधर से आ रहा है? लाइट आ रही है कराची में? कराची में लाइट आ गई है इस टाइम। अच्छा, हमने शुरू में पढ़ा था प्रोजेक्ट में कि प्रोजेक्ट किया जाता है बिजनेस को वैल्यू डिलीवर करने के, और बिजनेस वैल्यू क्या कहते थे हम, होती है जी सम ऑफ टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टेंजिबल एसेट्स तो उसकी फाइनेंशियल हो गए, और नॉन टेंजिबल उसकी फेस वैल्यू होगी, ठीक है जी। तो अ, आपसे सवाल ये है कि हाउ ऑफन एंड हाउ वेल डज योर प्रोजेक्ट टीम रियली focus efforts on examining the business value of the project? आ रही है? Project team. Yes, actually, how often, if we think about the leadership level, I think at that level only sometime, because I cannot give the exact idea, but I think that leadership level, like the project managers, the project owners, the product owners, these kind of people actually they are more concerned with the business value of the project. True. So not at the junior level. ठीक हो गया। But the So question, ये the ये question लोग goes, question goes uh, throughout the project, like during the project, without saying that project is yeah, finished. yeah, not, yeah. I heard you that only the project manager or the operations manager, department head, they may Yeah, examine the business they, value of the project, yeah, right? yes, yes. I said like that, yes. Hmm. Yes, but remember that we should be always validating that the business case of the project, is it valid? The cost benefit analysis that we have done for this feature, that this feature has to be introduced.
Now, we might be well advanced in the project and we know that this feature was very, important feature. However, what happened right now, maybe competitor has launched much better feature, and we may not find this feature that um, attractive, that users will like it, people will pay for it. So we might introduce it, or we might stop it and work the remaining effort on some more exciting feature. Whatever done. So business value should always remain valid. You should always be contributing to either financials or experience management, right? कुछ तो आप बेहतर कर रहे होगे ना, Right. as part of the project. So that's the purpose, that you should always be contributing either to financial value, like we will produce the product feature, it will sell, it will bring more revenue, new revenues streams will be launched, and then you will have more sales, more better customer numbers, either numbers, or you will serve them faster, efficiently, effectively, so their experience will improve. Right. Okay. So in this part of the course, or this section, we touched various exam objectives. From the exam content outline, we touched how we manage, plan, evaluate our scope of the project and schedule of the project, budget of the project. Then we examined the business value throughout the project, and we talked about quality, how we ensure that we produce quality product. So these are the important aspects from where your exam questions will be created on these various exam objectives. Okay. Right. And we have the section manage project issues and impediments. So we talked about risk, but now we'll talk about what is an impediment, what is a issue, what is obstacle, what is blocker. Not everything is blocker. Blocker means you can't proceed forward, right? It's a blocker. Right. Impediment, obstacles, these things, bumps, these things are part of projects, right? Some bumps will come, some obstacles will come, some impediments will come. These will not going to stop you from proceeding in the project. Project may continue, workarounds are there, but blocker mean that we can't proceed. So not everything is of that level. So what is an obstacle? That may be hampering your project work, causing you to slow down. Okay. Right. Sorry. Okay. I said right. Yeah. So they say impediment is a kind of a blocker. Okay. That means this will prevent the team from achieving its objective. Okay. So impediment is kind of a blocker. However, we have a guy who in the team whose job is to remove his impediments. Who is this guy? Is the Scrum Master. The Scrum Master. His role is to wherever there is a blocker, he need to intervene, facilitate, resolve, um,
in all, like a servant, like a leader, like a servant leader, he has to support everyone who is facing obstacle, impediment, blocker. He has to facilitate the discussion, um, call for meetings, call for um, testing sessions if something is failing. So he will always facilitate the discussions, group discussions, meetings to resolve the things so that things people can move forward. Okay. So issue is a condition that may have an impact on the project. It is now no more a risk, it's an issue that need an attention. Okay, impediment is an obstacle that prevents the team from achieving its objective. So now note, every issue is an impediment. So issue may hamper you, may have an impact on any of the project objective. It may delay you, it may cost you more, but impediment will be definitely preventing you, like a blocker, like it will not let you move forward because it's something which has something, some decision has to be taken. Now in predictive projects, we collect all the issues in the issue log. In adaptive projects, we call it an impediment log. Okay, so more or less we use this term in Scrum. Okay, and you know the sign that whenever there is a Right. circular sign like a wheel, it is adaptive, and whenever this stream sign is there, it's predictive. Okay, so risk is something that may happen in the future. Issue is something which already has happened. So risk is in the future, issue is in the present, and risk can be an opportunity. Risk can be positive, but issue is always an issue. It is always a negative thing, right? And we document, we collect the risks in the risk register. However, we collect the issues in the issue log. And if you have agile project, you will collect in the impediment log. You will prepare a response for a risk. You will have a risk response in the risk register. However, for an issue, you will always try to find a work around. So issues could be quality issues, issues could be communication issues, could be vendor issues, procurement issues, scope change, scope creep. Uh, it could be schedule control. Um, so you may have issues. Those issues may impact you in various areas, whether it is quality, cost, risks, schedule. So it may create, may slow you down. The progress of the work may cost you more, may have rework, may introduce rework. Communications can go wrong. So all of these issues will sabotage your progress in the project. So how we manage the issue resolution? So timely identification, tracking of the issues is important. Workarounds, you need to find quick workaround for the issues, because these are negative things which already has happened, and if you delay the corrective action, it's gonna impact you further. Okay, so you discuss the issues at every status meeting. You escalate the issues only when these are not manageable at your level, at PM level, or team level. Then you escalate those issues for higher authorities to take action, such as PMO, HR, functional heads, steering committee. However, at your level, handling issues such as communication, handling issues such as vendor performance, handling issues such as schedule variance, cost variance. These are typical issues which you, being a PM, should be handling rather than escalating. However, if it reaches to the crosses the project tolerance level, and it is beyond your area of influence, it requires
other functional managers to intervene, cross-functional departments, then you take an help of the other parties such as PMO. In front of you, you have the issue log. Each issue has an ID, description, the status, when it was opened, what is the priority, who is the owner, what is the response, what is the action on the response. Comments. Okay. Okay. Within Scrum, whenever we identify a problem, an issue, we collaborate and find the solution. Mostly we find issues related to conflict management, issues between people working together. But again, we need to find better ways of issue resolution, such as win-win, such as through collaboration. But in certain scenarios, we may choose some forcing, directing, soothing, the other techniques of the issue resolution, which we will see. All right. Okay. So as part of your job as a Scrum Master, as a PM, your role is also to facilitate your team to be able to resolve their issues themselves at their level. But again, you will be receiving the impediments on daily basis. And daily call, you will ask the people to tell you what did they do yesterday, what they are doing today, and if there is any impediment. So they will tell you what is the impediment. So impediment will be like in any ticket, in any story that they are working on. If they have any query, they can mark it as an impediment for product owner to explain, ask vendor, ask the product team, ask the customer to provide more information. Impediments will be taken as part of after the discussion with the product owner. All the impediments, if need to be actioned, these will be part of your product backlog and will be discussed daily basis with the team by the Scrum Master. So tell me, how does your team solves the problems? Do you They have create problem to solve the current problem. We have Kazim smiling, laughing. Yes, Kazim, how do you solve your problems at team level? By engaging them. Okay, good. That's the first thing I do very practically. Okay, It's like a round table conference type thing, like सबको जमा करके मतलब भाई चलो भाई सब अपने अपने तीर मारो तो जो तीर पे सब राजी हो जाते हैं भी और फिर उस पे जो टेक्निकल सब चीजें निकाल के जो सबसे ज्यादा वायबल लगता है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर इसी में मैं थोड़ी और चीजें ऐड करूंगा जिस तरह काजम ने कहा है क्योंकि देयर विल बी ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स देयर विल बी ए प्रपोज सॉल्यूशन there will be the assessment of proposed solution, there will be implementation of solution, and there will be a review after the implementation. Then there will be a plan for the improvement to solve the problems permanently. Like some document flow, some process, we will be following it. True. So we follow a process, and this method is, I like this method which you just explained. So at least you know, then you followed all the steps. Exactly. Yeah, that's good. Okay, so by now we have discussed few more exam content outline, or you can say objectives of the exam. From where
the question might be prepared. So the question might be prepared around how to manage project issues, the way that you just described, that you need to recognize if it is a risk or it already became an issue. Then you have to attack the risk with the risk response and issue with the workaround. Also, as you mentioned, collaboratively, you will discuss with the stakeholders and try to resolve the issue. Then we talked about what are the impediments, obstacles, blockers, critical impediments. We talked about how we ensure that these are tracked as part of the impediment log and impediment log as well as the issue log. If you are doing the agile project, it will be an impediment log. If you will be doing the normal project, waterfall project, then it will be the issue log. Then there should be an issue owner for each issue and the timelines that when they need to implement the workaround. Similarly, for each impediment that is raised, you need to collaborate with the customer, ask for more clarification, add this back to the product backlog, work it out on the story which is marked as an impediment, and you need to finish it off. So questions will be created around these scenarios. The last topic in this evaluate project performance is the manage changes. Okay, let us go through the change management process. So you will find changes internally invoked as well as externally invoked. So all the plans are bound to change. We are already working in a very changing environment. Change is the only constant. So expect the change and be ready to change. This is what we say in Agile, that we welcome change at any point in project. Now, how we accommodate the change in Agile is a different story. We are using Scrum framework where we take the requirements in iterations. So we focus on current iteration, and then while we are working on current iteration, we are free to innovate the next upcoming iteration. We can change as many stories as we want from the product backlog. We do not touch something which is in the current sprint unless and until there is some justification. So we answer the question that can change come from anywhere? Yes. What constitutes the change in the project? It can be requirements change, it can be feature change, it can be budget can change, it can compliance requirements can change, regulatory requirements can change, altogether scope, performance criteria. Feedback from the customer. It can be even the testing of prototype. It can be anything. So it can trigger the change. It is possible. Even the technology, the demand, the facilities, the people, the gender, the boys, the girls, the thread and the Twitter now came into the competition. Yeah. So tools can change. People use Google Meet for the meeting. Now they are using very easily the Zoom meeting, right? Some people, you know. Exactly. So because the environment is also getting changed. No? Environment means the technology. People know that they will become obsolete if they will not use the new technologies, right? Although it's the same, it's a copy paste, but this is new. I did not understand what actually they are doing. Yeah. बोल काजिम बोल बोल लो पता नहीं क्यों ये तीन इधर चलता हुआ लग रहा है. Okay, then we may think about how does life cycle and development approach affect our response to change. So change came, but we were in agile, then in the
predictive development life cycle. So it really matters because now change came in the predictive method. Then we follow a strict change control system. We will evaluate, talk contractually. This is outside the scope. Scope will change. Then all the baselines will change, and everything has to go through the approval cycle. However, if we are in the predictive environment, then it depends that where the change is asked. If the change is asked in the current sprint, definitely we're going to lose the time and rework is there. But if the change is requested in the pipeline, in the roadmap, in the product backlog, what is remaining to be done, what is need. So we don't care if something is reprioritized up and down. So customer is freely changing it. So it really, our response really depends in which type of life cycle we are working. ठीक है ना? राइट। काजिम, हाँ पास सर होना बिल्कुल। है, पास होना है, अब पास हो जा, साल हो गया पढ़ते हुए हमें। हाँ सर यकीन मानो उस बंदे की ना, आपने माशाल्लाह से वाह अल्लाह उसको और तरक्की दे, उसका बता के मोटिवेशन बढ़ा दो। हाँ, वो जो सोया रहता था वो पास हो गया है। मैंने उसको पर्सनल मैसेज किया ना, यार मेरे लिए कोई ट्रिक्स हैं तो बताते हैं यार। काजिम कहता, कमर कहता होता था, वो जो सोया रहता था। वो स्लो तो एंड स्टडी इज द आधे रेस। आधे लेक्चर में तो पूरा वो नॉन रिस्पॉन्सिव रहता था, मतलब एहतशाम साहब कहते रहते थे, कुमार 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 कुमार। किधर है। यस वो अगले यस दिन यस। कहता था वो मेरी आंख लग गई थी। और मतलब सारी रात वो जूम पे ही रहा है। दो बंदों ने चलो मुझे कहा था मैं इम्तिहान देने लगा हूं। एक उसने कहा था और एक इसने कहा था, काजिम ने। इसको मैंने रोक लिया था, उसको भी मैंने रोका, उसने दे दिया, वो पास हो गया। इसको मैंने रोका, इधर ही बैठा हुआ है। अरे मत ही नहीं हो रही जिंदगी में, क्या करूं। उसने कोई और काम नहीं उठाया हुआ लाइफ में। तुम दोनों ने दो दो सर्टिफिकेशन उठाई हुई है। नहीं, मेरे तो और भी पंगे चल रहे हैं, मैं तो इस वजह से अरे बड़ा मैंने तो अजीब। कर दी, मेरी तो खत्म हो गई। हो गया डिप्लोमा? जी सर अलहमदुलिल्लाह। गुड, हो गया। ਹੁਣ चल ਤੇ ਫਿਰ फारिग हो गया। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਆ। ਕੱਲ में गल नाल तो कोई फायदा नहीं है, इंज ते सानू भी इससे मजा नहीं है। इससे ट्रीट पता है कब मिलेगी? जब इसे पीएमपी करके दुबई में जॉब मिल जाएगी, और दुबई जब ये पहुंच जाएगा, बस फिर भाई से आप मैं ट्रीट मांग सकते हैं। फिर मैं कब्रां दे नक्शे दे दिया फिर अपने। सर फिर आप जहां जहां घूमते रहेंगे ना, वहां वहां आके मैं आपको ट्रीट दूंगा। मतलब फोटो भाई, भेजूंगा इसका अगले दिन। इसका भाई है ना, उसने कहा है कि मैं अपने भाई को काबल बना के दुबई लाऊंगा। आते ही करे, पहले ही लोग लेके खड़े हों हार। हाँ, उसने कहा है कि कोई जवाब ही ना हो किसी के पास, किसी सीट पे जाके बिठाऊं, सारे खाने पूरे हैं, हर चीज हुई हुई है। हर तब मैं चीज डन। बोलता हूँ ना उनको, मैं बोलता हूँ ना कि यार भाईजान अब इतना भी नहीं हो रहा है, पीएमपी के बगैर भी तो जॉब मिल जाती है। बोले भाई मैं नहीं दिलवा रहा ना तुम्हें, जो तुम वहीं बैठे रहोगे पीएमपी के बगैर। अरे यार ये अच्छी जिद है यार। अब तो यकीन माने, मैंने जो दोबारा स्टार्ट किया था ना आपसे सर, तो उसमें बोला था अब मेरी जिद है कि मैं तुमको पीएमपी कराऊं, भले तुम फेल हो जाओ। मतलब अरे एक्चुअली यार। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पीएमपी पास करनी है या नहीं करनी। प्रॉब्लम ये है कि वो आपको पाकिस्तान में लाइफ एंजॉय करवा रहे हैं कि आप उधर ही बैठे। नहीं नहीं भाई, वो तो बोल रहा है निकलो, वो तो बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि ऐसा निकलो कि फिर यानी वापस ना आओ। इंसानी सोच, हाँ इंसानी सोच के लिहाज से भी ठोकर ना खाओ, वो बस ये बोलता। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, आप काबिल आदमी हो। सेटलमेंट तो हो ही जाएगी, पीएमपी तो बस महीने 15 दिन की बात है। ये बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हमने कर ली तो इकट्ठे हफ्ते बाद पेपर देने को तैयार हैं हम। इसमें कोई शक नहीं है। सर एक ऐसा साथ करो, पेपर दे सकते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और कोई हल नहीं है हमारे पास। कल दोनों बैठो, हम तुम लोगों की दोनों की एप्लीकेशन जमा कराते हैं, और 15 दिन बाद का डेट ले लेते हैं, और बस इम्तिहान दे देते हैं। सर मेरी एप्लीकेशन जमा है, मुझे सिर्फ डेट शेड्यूलिंग करनी बस तुम्हें काजिम, कमर, तुम्हारी भी डेट ले लेते हैं, एप्लीकेशन जमा करा देते हैं एक एक मीटिंग में, और 15 दिन के बाद हम इम्तिहान दे देते हैं। आई एम श्योर। अब इसके बाद हमारा ये पांचवा लेक्चर है, नहीं छठवां है कि पांचवा है, इसके बाद एक लेक्चर है। बाकी है।
क्लोज प्रोजेक्ट। इसके बाद जुलाई। उसके बाद तो सवालों पे मैं जाएंगे कहता हूँ वापस। लगा दे फिर, पूरे पूरे जुलाई मैं 1 अगस्त। दो इम्तिहान लूंगा, दोनों से पूरे पूरे दो इम्तिहान लूंगा। बस दो इम्तिहान में तुम लोगों ने 70% भी ले आज लिए ना है नंबर, पास हो। 10 जुलाई, 10 जुलाई है, 1 अगस्त को स्केड्यूल करवा ही दें। करवा दें यार, इससे ज्यादा ना करें, बहुत है, 5 महीने तो हो गए हैं पढ़ते सर हुए। वैसे ये वाली बात सही बोल रहे हैं आप, जब तक शेड्यूल नहीं होगा ना, हम ना तो तक ऐसे ही हमारे, रोला करते रहेंगे। और यार मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखें जब जब से मैंने ये साइन अप किया ना इनके साथ, तब से मुझे लगा यार पढ़ना है यार। ठीक है। और जब तक हम उधर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक हमें लगेगा ही नहीं हमने पढ़ना है। हम्म। चलो जो है क्या कहते हैं, अभी तो आपको पैसे नहीं देने ना, अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन जमा करानी है। जब वो आपको एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे ना, फिर आपको $555 दे के इम्तिहान की डेट लेनी होती है। हाँ हाँ, जब तो तक हम एप्लीकेशन तो जमा कराएं, जब तक उस हाँ, मरहले से तो गुजरे। 2-3 दिन उसमें भी लग जाते हैं, 4 दिन कितने लगते हैं। एक हफ्ते में हो जाता है विदिन सर। विदिन 1 वीक, विदिन 1 वीक आपको जमा हो जाता है। हम्म। हाँ बस ठीक है, फिर मसला ही कोई नहीं है। तो असल में एप्लीकेशन में पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना था, आपके कितने प्रोजेक्ट्स, वो सब चीजें सब मांग मांग के ना फिर आपको ओके कर ही देते हैं। बहुत है तजर्बा यार, बहुत तजर्बा है। अभी तो वो है जो अभी लिखा ही नहीं है कहीं पे। बहुत तजर्बा है। अभी अनडॉक्यूमेंट बहुत चीजें पड़ी हैं। चलो वापस बैक टू वर्क। ओके, सो प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ से चेंजेस आती हैं? अगर आपने वो होशियारी दिखाई और एस्टिमेशन जो है बहुत ओवर एस्टिम ऑप्टिमिस्टिक कर ली, और इनिशियली आपके जो एस्टिमेट्स थे वो एक्यूरेट नहीं थे, तो डेफिनेटली अब आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, और इसी बीबी की तरह आपने आंखों पे हाथ रख लेने हैं। ओ मेरे खुदाया, इतनी 1 मिलियन का प्रोजेक्ट सी, मैं बजट 1 लाख कीता सी। फिर उनके दो असर होने, एक तो इन्हें परमानेंट गायब हो जाना है, दूसरा वो प्रोजेक्ट परमानेंटली बंद हो जाएगा। अगर कोई ऊपर से नई नई रेगुलेशन आ गई कि आप बाहर से माल ही नहीं मंगवा सकते, आप कर लें जो करना है, जो कुछ इन बिल्ट है बस इन होम इन हाउस, ना बाहर से बंदा आएगा ना, भाई कोविड आ गया खुदा ना खास्ता, कोई ऐसी बीमारी आ गई है कि बस ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है, जो करना है अंदर ही करो। कोई मिस रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि बंदा जो है पहले सोया हुआ था और बाद में जागा और बोला भाई मेरी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं ली, तो ये तुम लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे कर लिए, सिस्टम कैसे ले आए हो? मैं तो इसका यूजर हूँ, मुझे तो तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया ना एंगेज किया। हम्म। या फिर आपको लामाला कोई स्पेसिफिकेशन में चेंज आ गया तो डिज़ाइन आपका चेंज हो जाएगा। हम्म, सही है। कभी ओके, आर एनी ऑफ दीज ऑल्सो कॉज ऑफ चेंज इन एडाप्टिव प्रोजेक्ट्स? ओके, हम्म, एडाप्टिव प्रोजेक्ट्स में क्या होता है जी? एडाप्टिव होते हैं वो जो एडाप्ट हो जाते हैं, यानी कि अपना लाइफ साइकिल एकोमोडेट कर लेता है चेंज को। तो अगर कोई इनिशियल एस्टिमेट्स में ऊपर नीचे हो जाए तो एडाप्टिव प्रोजेक्ट को कुछ नहीं होगा, क्या कहते हो? एडाप्टिव प्रोजेक्ट में क्या होता है कि मैं तो आप अडॉप्टिव एक्सेल्फ ही चेंज रिस्पॉन्सिव होता है ना, अडॉप्टिव तो शुरू में एक्सेल्फ ही आपको मैंने change बताना ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा कितना पैसा लगेगा। responsive है। मैं तो सही है। आपके हिसाब से चल रहा हूँ। हाँ जी, आपने पूछा कितना टाइम लगेगा, मैं कहूँगा जितना आप बोलेंगे कि ये काम कर दो, जितना हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच यू विल टेल मी टू डू। ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। वही आंसर है सारे सवालों का, जो कुछ तुसी कहोगे। किथे ਅਹ, जाना है जिथे तुसी कहोगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ KFC ਤੇ ਅਸੀਂ KFC पे बजट लगेगा, जे तुसी सानू स्टारबक्स से लै जाओ तो स्टारबक्स वाला बजट लगेगा। ਹਮ, ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ। बी आर चेंज मेकर एंड अ चेंज लीडर। चेंज चेंज तो खैर प्रोजेक्ट भी जब आप लेके आते हैं तो वो एक चेंज ही है। प्रोजेक्ट इज कैटलिस्ट फॉर चेंज। ठीक है जी, लेकिन चेंज के काफी सारे लेवल्स होते हैं। चेंज ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस हो जाती कि जी एड चेंज आ गई है बस चेंज इम्प्लीमेंट हो गई है। चेंज के लिए बहुत पहले माहौल बनाना पड़ता है, फिर चेंज एक्सेप्ट होती है, ऐसे ही नहीं है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। कल्चर बनाना पड़ता है, कल्चर।
आपको याद होगा, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब हमने ये पीएमपी स्टार्ट किया था तो हमने 12 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, और उनमें वो 12 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 12 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और उनमें हमने पढ़ा था कि आपको स्टीवर्ड होना चाहिए, आपको क्या कहते हैं, सिस्टम थिंकिंग होनी चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्सिटी से नेविगेट करना आना चाहिए, कोलेबरेटिव होना चाहिए, आपको अपना लीडरशिप बिहेवियर शो करना चाहिए, क्या स्टाइल है आपका, और फिर रिस्क्स जो हैं। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपने ऑलवेज एडहियर करके रखने हैं, कि ये नहीं है कि आप किसी प्रोजेक्ट में रिस्पेक्टफुल होंगे, केयरिंग होंगे, और किसी प्रोजेक्ट में रिस्पेक्टफुल और केयरिंग नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, पिक एंड चूज नहीं है। हर प्रोजेक्ट में आप डेलिजेंट होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे, केयरिंग होंगे। हर प्रोजेक्ट में आप सिस्टमैटिक थिंकिंग सोचेंगे कि ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम काम करें। हर प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, आपको नेविगेट करनी पड़ेगी। ठीक है, हर प्रोजेक्ट में आपको एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के बगैर चल पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको अपनी लीडरशिप सलाहियतें दिखानी पड़ेंगी, क्यों जी? बिल्कुल, सलाहियतें तो हर लेवल पे दिखानी पड़ती है। और आपके जो रिस्क रिस्पॉन्सेज हैं, जो आपने रिस्क के अगेंस्ट सोचे हुए हैं, वो सोचे ही नहीं होने चाहिए, बल्कि उनको आपको गाये बगैर देखना चाहिए कि ये किताब में लिखे ही तो नहीं है, बल्कि इनको इम्प्लीमेंट भी करवाएं और देखें रिस्क खत्म भी हो रहा है, रिस्क दूर भी जा रहा है कि नहीं, रिस्क उधर ही है, और आप मिटिगेशन जो है वो किताब में लिख के छोड़ दी है और मिटिगेशन इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए, रिस्क भी उधर ही है, और रिस्क करीब आता जा रहा है, और अब रिस्क इशू बन जाएगा, फिर आपकी आंख खुले। तो आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको रिस्क की प्रोबेबिलिटी को और इम्पैक्ट को बहुत कम करके रखना चाहिए। अगर नहीं कर रहे रिस्पॉन्सेज तो फिर रिस्पॉन्सेज वीक है। सही कह रहे हो। और आपने अपने स्टेक होल्डर्स से हर प्रोजेक्ट में बड़े अच्छे तरीके से एंगेज करके रखना है। सर जी, मशीना चल रही ने, ठीक है जी, कम वधो वध हो रहा है या घटो घट हो रहा है? ठीक है, आज कहोगे सर कौन सी बोतल पी के आ गया। नो पंचायत विच। वो भी सऊदीया में बैठ के। अच्छा जी, टेलर आप बड़े जबरदस्त टेलर होने चाहिए, आप कतर कुतर दें आप, यानी कि प्रोजेक्ट के मुताबिक आपने प्रिंसिपल्स को नहीं काटना, लेकिन प्रोजेक्ट पे अपनी अप्रोच को जरूर आपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक टेलर करना है। कोई टूल यूज करें ना करें इशू नहीं है, लेकिन यह है कि प्रिंसिपल्स को आप टेलर नहीं करते, कोई प्रोसेस यूज करें ना करें इशू नहीं है। एम्ब्रेस एडाप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंसी, यानी रेजिलियंट ये होना चाहिए, मैं तो हार माननी ही नहीं है, यानी आई क्विट वाला सिस्टम ही नहीं है। आखिरी दम तक, आखिरी बॉल तक आपने लड़ना है इमरान खान की तरफ। ठीक है ना जी? मेरा ओए कैप्टन। ओए ओए, जी, तो हो रहा है नहीं। रिकॉर्ड भी हो रहा है। वापस वापस। नहीं नहीं, वापस नहीं, बस जो गया वो गया। एम्ब्रेस एडाप्टेबिलिटी, अच्छा जी, एडाप्टेबल भी होना है, यू टर्न जरूर लेना है इमरान खान की तरफ। ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो रहा है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ चेंज। फोकस ऑन द वैल्यू। वैल्यू किसके लिए? बिजनेस वैल्यू हमेशा, कि यार बैक टू बिजनेस, यानी कि आपने जो कुछ भी मुश्किल फैसले करने हैं, हमेशा फोकस ये रखना है कि इससे बिजनेस को क्या फायदा होगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे, कस्टमर उनका हैप्पी होगा, सेटिस्फेक्शन, यूजर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, इशू कम आएंगे, क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव होगा, तो ठीक है, ले लें। बस फोकस उधर रखें डिसीजन करते वक्त। बिल्ड क्वालिटी इनटू प्रोसेस एंड डिलीवरेबल रादर देन इंस्पेक्टिंग क्वालिटी। अब ये ऐसे है कि जैसे आप, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सिंपल। क्यों काजिम? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रोएक्टिव अप्रोचेस। थोड़ा डालो ना इस पे रोशनी, ये तो तुम्हारी फील्ड है।
सर एचएससी में बोला जाता है कि चोट लगने से पहले चोट की बचाव कर लिया जाए। तो इसलिए प्रोएक्टिव अप्रोचेस जो होती है वो एचएससी में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। रिएक्टिव अप्रोचेस में ये होता है कि ठीक है अब तो मजबूरी थी कर ही ली। तो इसलिए रिएक्टिव अप्रोचेस बहुत ही, सिर्फ बुरी नहीं, बहुत ही बुरी मानी जाती है एचएससी। कि आपने बंदा मार दिया और अब आपने बोला चलो यार ये कंट्रोल लगा ले। और अब आपका हायर मैनेजमेंट जागी है कि नहीं एचएससी वाले कुछ कह रहे थे जो हम इग्नोर करके बैठे थे। मजा आ गया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देखो, मजा आया सुनने में। अच्छा जी, इन्विजन द फ्यूचर स्टेट। अब कभी भी आप इमरान खान की तकरीर सुनेंगे ना, तो वो आपको पहले ख्वाब दिखाता है, कहता है वो होता है खुददार माशरों में, वो होता है आजाद माशरों में। वो आपको फ्यूचर स्टेट इन्विजन कराता है, फिर वो चेंज को इनेबल कर सकता है। क्यों जी? लेकिन ये सही ख्वाब बात है। दिखाना जरूरी है। आप किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली आप उसका एंड रिजल्ट सामने रख रहे होते हैं। इवन आप डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर भी जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एंड रिजल्ट क्या हमें चाहिए। तो डेफिनेटली आप मोटिवेट करते हैं अपनी टीम को अपनी लीडरशिप के जरिए। और उसमें आपकी स्टोरियाँ होती हैं, बातें होती हैं, प्रोसीजर होती है, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, टीम होती है, चेंज मैनेजमेंट होती है जिसे यू टर्न कहते हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये हर लेवल पे मुख्तलिफ शक्ल में अप्लाई हो रही हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें, जिस तरह हम प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं या इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बी ए चेंज मेकर एंड अ चेंज लीडर। तो ये तो बहुत ज़रूरी है इसमें आपके लिए। और हर लेवल पे ये अप्लाई होगी। अच्छा जी, हमने एनवायरनमेंट की बात की थी कि इंटरप्राइज जिसमें हम सारा कुछ ये लेके आ रहे होते हैं, या जो हमें प्रोजेक्ट मैनेजर बनाती है, और जिस एनवायरनमेंट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें लिमिट कर देते हैं कि बस अब आपकी यही बंदिश है, यही लिमिटेशन है, आपको इसी में कुछ करना है तो करना है। ठीक है, वो इंटरप्राइज के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि कुछ रेगुलेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम ना महंगा बेच सकते हैं ना सस्ता बेच सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की एक हमारी खास मार्जिन है उस तक हम जा सकते हैं। बाज़-औक़ात आपने सेल करनी है तो आप इससे ज्यादा सेल नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रेगुलेटरी होती हैं, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आपको उन्हीं बाउंड्रीज में रहना पड़ता है। तो आपको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, रेगुलेशंस भी आए दिन नई आती रहती हैं, मार्केट कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं, तो आपको अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ना उसको स्टडी करते रहना पड़ता है, मॉनिटर करते रहना पड़ता है। ठीक है, कुछ नए रिस्क आपके एंटर हो जाएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, कोई साइंस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, कोई लीगल चेंजेस की वजह से, कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से आपके प्रोजेक्ट के अंदर नए नए रिस्क्स, इश्यूज इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। ठीक है, पर यू नीड टू रिमेन विजिलेंट। विजिलेंट यानी कि आपने हर वक्त अपने छुरी कांटे उठा कड़क। रखनी है। क्या हो गया? वो लोग कड़क रहना, कड़क। कड़क रहना है। कड़क से तो मेरा दिल कर रहा है कि कड़क चाय पी जाए, लेकिन चलो अब काम खत्म करेंगे। सो यू नीड टू बी रिमेन विजिलेंट फॉर द थ्रेट्स। ठीक है जी, कोई कहीं से भी जो है ना ब्रीफिंग आती है, तो आपने आ जाना जवाब देने के लिए। ये तो है। ये तो है। ये तो ये तो होगा। ये तो सर बगैर पीएम हुए भी जवाब देना पड़ जाता। है तो ऐसे जी, है तो ऐसे। जवाब तो बनता है। चलो जी, कॉन्स्टेंटली अपडेट द रिस्क रजिस्टर एंड द थ्रेशहोल्ड्स। थ्रेशहोल्ड्स तो बेसिकली, थ्रेशहोल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की थ्रेशहोल्ड्स क्या होती हैं? 5% अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 5% से ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ गया कॉस्ट में, तो बस हमारी थ्रेशहोल्ड खत्म हो गई है, अब हम नहीं बर्दाश्त कर बर्दाश्त सकते। की हद। बर्दाश्त की बर्दाश्त हद। की हद खत्म हो गई है, और यहाँ से जो है ना आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आप फायर करो इस पीएम को, इसने अब कॉस्ट ओवर रन कर दिया।
इसकी तो सैलरी इसकी सैलरी काट लो। अभी तो पे भरे नहीं, फायरिंग की बात है बड़ा शुरू। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे फायर होते हैं, गॉड फॉरबिड। सीरियसली। अच्छा जी। और भी चेंजेस तो आप खुद भी इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई नया सिस्टम ले आए तो उसको आप इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है। तो ये मॉडल्स हैं: पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल। इस तरह से ये मॉडल है। इसी तरह टी कॉप एक मॉडल है, वूका एक मॉडल है। ठीक है। चेंज के मॉडल हैं। ठीक है। ये हमने देखे हैं शुरू में। मैनेज चेंज। तो कैसे मैनेज करते हैं जी हम? प्रिडिक्टिव में और एजाइल में। प्रिडिक्टिव में हम मैनेज करते हैं एक चेंज कंट्रोल बोर्ड के जरिए, और एजाइल में हम मैनेज करते हैं स्प्रिंट्स बना के, बैकलॉग बना के बैकलॉग में डाल देते हैं रिक्वायरमेंट्स जो नहीं आ रही होती हैं, और जो प्रायोरिटी होती है वो उठा लेते हैं और उन पे काम करते हैं। ठीक है। और हम स्प्रिंट्स में करते हैं, आइटरेशंस में करते हैं काम। तो जो स्प्रिंट चल रहा होता है उसमें हमें दिक्कत नहीं होती, बाकी जो स्प्रिंट्स आने वाले होते हैं उनमें कोई चीज़ अगर चेंज होनी है तो हो जाए, कोई इशू नहीं। लेकिन जो रिगरस प्रोसेस है चेंज मैनेजमेंट का, जो कि ट्रेडिशनल है, उसमें हम चेंज को इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल से प्रोसेस से फॉलो करते हैं। चेंज की चेंज रिक्वेस्ट पहले, सबसे पहले जब आती है, हम कहते हैं जी सारे इसको डॉक्यूमेंट करें, इसका चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करें। जब आप चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करने बैठेंगे तो वो पूछेगा कि जी इस चेंज की जस्टिफिकेशन क्या है, किस चीज को इम्पैक्ट करेगी, एनालाइज करो, आपके स्कोप को इम्पैक्ट करेगी। अच्छा जी, स्कोप बढ़ेगा जी, बढ़ेगा जी, बढ़ेगा तो टाइम कितना बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा असेस करो, टीम के साथ बैठो, एवेलुएट करो। महीना और लगेगा, लिखो चेंज 1 महीना और लगवाएगी, चेंज 1,000 दिरहम और लगवा देगी। ये लिखो अपनी चेंज रिक्वेस्ट में। जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन ये है जी कि नई रिक्वायरमेंट इसलिए आ रही है क्योंकि जी नई रेगुलेशन आ गई है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, रेगुलेटरी है, अब आपको माननी पड़ेगी, नहीं मानते तो ना माने। आपको जवाब देना है मैनेजमेंट को, आपने एनालिसिस करना है। इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा इतना टाइम चाहिए, इतना पैसा चाहिए। आप अपना एनालिसिस जस्टिफिकेशन के साथ उसमें कलम बंद करें और जाके प्रेजेंट कर दें मैनेजमेंट को फॉर देयर अप्रूवल। वो होता है चेंज कंट्रोल बोर्ड, वो डिसाइड करता है चेंज को अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है। अप्रूव करें तो जाएं अपनी बेस लाइन्स को खुले दिल से चेंज करें, क्योंकि जी आपको इजाजत मिल गई है महीना एक्सटेंड करने की। अपने स्कोप को भी ऐड करें, एडिशनल स्कोप को भी ऐड करें, कुछ चेंज करनी है तो अपने डिजाइन में चेंज करें, अपने रिक्वायरमेंट्स में चेंज करें। नहीं चेंज अप्रूव करते तो फिर आप उसको चेंज को चेंज लॉग में लिख दें कि चेंज आई थी, चेंज रिजेक्ट हो गई थी, लिहाजा इस पे काम नहीं हुआ था, बस होगी गल। हल्ली वाली। सही, सही हो गया। ये वही खत्म हो इधर बना हुआ है जो अभी मैंने बताया ना, ये वही प्रोसेस भी बना हुआ है। चेंज आई, चेंज गया। रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करवाया है, चेंज इनिशिएटर से लॉग की है चेंज रिक्वेस्ट, चेंज रिक्वेस्ट पासिस थ्रू फिल्टर, एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। रिजेक्ट हो गई है तो रिजेक्शन नोटिस वापस भेज दें। एक्सेप्ट हो गई है तो किस डिलीवरेबल को इम्पैक्ट करेगी, प्रिपेयर इम्पैक्ट स्टेटमेंट। पीएम माइनर इम्पैक्ट है तो पीएम रिव्यू करेगा, में मॉडरेट इम्पैक्ट है तो पीएम के साथ स्टेक होल्डर भी रिव्यू करेंगे, मेजर इम्पैक्ट है तो सारे बैठ के रिव्यू करेंगे। फिर चेंज ऑथराइज होगी, यस या नो। ठीक है जी। फिर अगर यस है तो बिल्ड एंड कम्युनिकेट द चेंज, एग्जीक्यूट द चेंज, री बेसलाइन द प्रोजेक्ट। नहीं है तो वापस फिर नोटिफाई कर सकते। जो भी मैंने बताया लगभग उससे मिलता जुलता है। चेंज रिक्वेस्ट कितनी तरह की होती है? 4 तरह की होती है। या वो करेक्टिव एक्शन है कि अब खाना खराब हो गया है, अब आपको अपना प्रोजेक्ट वापस ट्रैक पे लेके आना है, तो इसके लिए अब आप एक करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। इसकी कॉस्ट भी आएगी लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ हम कंपनसेशन कर लेंगे। ठीक है जी। प्रिवेंटिव एक्शन ये है कि गलत होने से पहले कोई अच्छा प्रिवेंटिव एक्शन ले लें ताकि कल आपको नदामत ना उठानी पड़े, डिले ना देखना पड़े। यू कैन अवॉइड मैनी प्रॉब्लम्स प्रिवेंटिव एक्शन लेके, जैसे अभी काजिम बता रहे थे। डिफेक्ट रिपेयर क्या है जी? अब ये तो अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन की और कोई डिफेक्ट आपको नजर आ गया तो इसके लिए आपको रीवर्क करना पड़ेगा।
दिस इज कॉस्ट विच इज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस के, जो बेसिकली ये भी करेक्टिव ही है, ठीक है। या फिर अ चेंज विच मॉडिफाइज द प्रोजेक्ट बिलिंग, अगर न्यू चीज आ गई है तो वो तो कस्टमर की तरफ से है, वो तो मॉडिफाई करवाएगी बेसलाइंस को। या अगर ओल्ड चीज डिलीवरेबल ही आपका रिजेक्ट हो गया, डिफेक्टिव निकला है, तो आपसे रिपेयर करवाएगा, रीवर्क करवाएगा, ये आपकी नॉन कन्फॉर्मेंस है। प्रिवेंटेटिव एक्शन ये है कि आप फोर्सी करते हैं कि यार कल तो मार्केट खराब होने वाली है, ऐसा करते हैं सामान भी खरीद लेते हैं, बंदे भी हायर करके रख लेते हैं, क्योंकि कंडीशन हमें अच्छी नहीं लग रही, मतला साफ नहीं लग रहा, तो प्रिवेंटेटिव एक्शन ले लिया। थोड़ी बहुत चेंज आएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन एटलीस्ट यू विल बी एबल टू save yourself from the bigger loss which is coming in the next few months. करेक्टिव ये है कि वो आपको अब क्योंकि अब एक इशू बन गया तो उसको आपने करेक्ट करना है, तो लिहाजा यू हैव टू चेंज। ठीक हो गया। डन डन डन। याद रखना चेंज कंट्रोल बोर्ड कहाँ होता है, प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स में। और क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि वो स्टीयरिंग कमेटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी चेंज है। पीएम अपने लेवल पे भी डिसाइड कर सकता है, हर चेंज को आपको चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास नहीं लेके जाना। कोई माइनर चेंज है तो वो भी कर सकता है, अगर कोई मेजर चेंज है तो वो आपको लेके जानी पड़ती है चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास। कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं डेफिनेटली जो प्रिडिक्टिव हैं, जिसके अंदर चेंज प्रॉपर एक कॉन्ट्रेक्चुअली फैशन में हैंडल की जाती है। आउट ऑफ स्कोप चीज़ें अगर स्कोप में डालनी पड़े तो फिर आपको अपनी स्कोप स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ती है। तो वी नीड टू टॉक इनिशिएट द वेंडर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, टर्म्स ऐड होती हैं, न्यू स्कोप ऐड होता है, कॉस्टिंग भी चेंज होती है और टाइमिंग भी चेंज होती है, एवरीथिंग टेकन अप लीगली। कॉन्ट्रैक्ट चेंज कंट्रोल सिस्टम भी एक सिस्टम है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की वर्जनिंग, कॉन्ट्रैक्ट का एनी चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट आर कम्युनिकेटेड बैक टू बोथ पार्टीज, तो उनके पास उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट डेट्स, एंड डेट, डिस्प्यूट, एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड एंड रिजॉल्व, ट्रैक्ड इन दैट सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट की चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं जी? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कंस्ट्रक्टिव चेंजेस, टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है जी। क्लॉजेज होते हैं डिफरेंट, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में होगा जब कोई कंडीशन ऐसी है कि जी प्रोजेक्ट खत्म कर दिया गया है, प्रोजेक्ट की बिजनेस वैल्यू वैलिड नहीं रही, प्रोजेक्ट का बिजनेस केस वैलिड नहीं रहा, वी आर नो मोर फंडिंग इट, खलास हो गया। कंस्ट्रक्टिव चेंजेस, changes made by the buyer through action or an inaction, supplemental agreement, an agreement related to the contract but negotiated separately, कोई चीज आपकी अनऑफिशियली या कह लो कि पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ नेगोशिएशन आउट ऑफ द वे जाके कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन, substantiative changes to the contract requirements or the product requirement, अगर कोई बड़ी चेंज आ जाती है तो फिर ज़ाहिर है आपको कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थोड़ी बहुत होती हैं, ये बड़ी नहीं होती, यूजुअली अबाउट मेथड्स, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो जाती हैं। लेकिन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो बड़ी चेंजेस हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में अडेंडम आता है। अडेंडम का सुना है ना? Addendum as a revised document regarding the changes. वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होता, फिर अडेंडम एडमिनिस्ट्रेटिव ही है। हाँ ऐसे ही है वो, मतलब वो some bullets point out of the main contract wherever the change is implemented, only that part it covers. कौन सी तरह की चेंजेस में फड्डे पड़ते हैं? जब बिल्डिंग बनी बनाई गिर जाए और फिर आप कुछ ना कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। फड्डे पड़ते हैं जब, जैसे ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, अगर आप मिस कैलकुलेट किया है आपने बजट को या फिर बाकी चीजों को, एक तो ये हो सकता है। फिर टोटली आउट ऑफ द वे आप स्कोप पे चले गए हैं, डिफरेंट डिजाइन हो गया आगे आगे,
आप नॉट एक्सेप्टेबल पोजीशन में अब आपका प्रोजेक्ट चला गया है, और रिक्वायरमेंट को उसने फॉलो नहीं किया, मतलब इस तरह की चीजों में फड्डे ही पड़ेंगे और निकाह थोड़ी होगा। जब आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते ना शुरू में, तो भी बड़े पड़ते हैं। ऑब्वियसली द वर्क फ्लो, द लिखत पढ़त नहीं एग्जीक्यूटिव हुई। टर्म्स, लिखत इसीलिए पढ़त कुरान यूं ही में है। है कि अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, दो बंदे बिठा लें और उसको लिख पढ़त लें। इसका देख नो लें हमारी सारी चीजें अनडॉक्यूमेंटेड पड़ी है अभी तक। ऐसा ही है, लिखत पढ़त बहुत जरूरी है। लिखत पढ़त बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर लिखत पढ़त के ऊपर दोनों तरफ से, दोनों पार्टी से साइन भी ले लें। ये नहीं कि एक पार्टी लिखत पढ़त करके जमा करा दे, दूसरी पार्टी उसे साइन ही ना करे। ऐसे ही बाद दफा लोग बड़ा इसको रिलैक्स हल्के अंदाज में लेते हैं, इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट, इसको देखना चाहिए और सीरियस होकर देखना चाहिए। यार सीरियसली हम लोग बहुत ही ओवरलुक करते हैं। एक लड़का जॉब करता रहा दुबई में, और 2 महीने तक उससे वो काम करवाते रहे, कॉन्ट्रैक्ट कल देंगे परसों देंगे, कल देंगे परसों देंगे। और मैं उससे कहता रहा कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट के बगैर जॉब कर रहे हो, कौन सी जॉब है। और वही हुआ उसके साथ। उस कंपनी का कोई केस हुआ हुआ था, और वो किसी बंदे को वीजा दे ही नहीं सकते थे। उन्होंने 2 महीने काम करवा लिया, तनख्वाह भी नहीं दी, और किक मारी भागो। एक्चुअली ऐसा ही है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। कोई बेचारे ऐसे लगे होते हैं इस चक्कर में, चलो कहीं ना कहीं लग ही गए हैं, और डिपेंड करता है। कुछ के बहुत बुरे हालात होते हैं, कुछ के अच्छे होते हैं, तो इस चक्कर में वो बेचारे लग जाते हैं, फिर बाद में कंपनी उनको लगा देती है। हम्म। अगर तो कोई कितना रह ब्रीच गया हो, बॉस, कल ना करें बस इसको? 5 सफ़े रह गए हैं और कंप्लीट हो जाएगा। 100 पे जाना है हमने, 99 पे तो जाना है। बस ठीक है, अगले पे चलेंगे। लीगल कॉन्सेप्ट्स व्हेन मैनेजिंग डिस्प्यूट्स अंडर वारंटी सपोर्ट। वारंटी है तो खलास, अब आपका कवर है, यू कैन गो एंड रिप्लेस, जैसे आपने वारंटी में करवाया था टीवी चेंज। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन एग्जांपल। अच्छा जी। वेवियर मिल सकता है आपको, कब मिल सकता है जी वेवियर? अ लीगली बाइंडिंग प्रोविजन इन विच वन पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट agrees to fortify a claim without the other party becoming liable even independently। हाँ जी, इसमें मुझे बताओ एग्जांपल कोई, तुम लोग ज्यादा इससे रिलेटेड हो, फाइनेंस वालों। वेवियर कब मिलता है हमें? वेवियर ये है कि जब आपकी पेनल्टी हो जाए, और इस तरह की केसेस में, और बैंक आपको पेनल्टी माफ कर दे लोन के ऊपर, या आपने डिफॉल्ट किया है, तो ठीक है। इस सूरत में होता है। तो या आप फेवियर इतना लीगल, पता है कि आपके फेवर में होता। मतलब ऑब्वियसली आपकी जान बख्शी हो जाती है। जान बख्शी हो जाती है। आप कोर्ट केस में गए हैं, सेटलमेंट करा के आउट ऑफ द कोर्ट आ गए हैं, पेनल्टी से बच गए हैं, उसमें वेवियर करा लेते हैं। बहुत से सिनेरियोज हो सकते हैं। हम्म। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये तो सीधा सीधा ब्रीच है ना, कि आपने सर्विसेज भी नहीं दी, यू फेल टू फुलफिल ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ऐसे ही है। और कॉन्ट्रैक्ट सीज एंड डिजिस्ट, ऐसा भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट सीज कर दिया गया। अच्छा। A letter sent to an individual or business to stop alleged illegal activities. Okay. अगर आपने किसी को वार्निंग भेजनी है और उसे कहना है कि आप you are found guilty of doing some illegal activities under the cover। हम्म। ठीक है। अदरवाइज अगर आप इस लीगल एक्शन को इग्नोर करेंगे, तो अगर आप इस लेटर को इग्नोर करेंगे, वो समून नहीं भेजते, हाँ, समन भेजते हैं, वार्निंग्स समन, भेजते हैं। समन ही होता है ना ये। समून तो ऐसा लगा, मुझे लगा कि पराठे के साथ खाना है।
दिस क्लियरली शोज कि हमें खत्म कर देना चाहिए। क्या क्या? मैं बोला दिस क्लियरली शोज मुझे हमें खत्म कर देना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। अभी 3 सफे रह गए। असल में मैं और कमर ना इस चैप्टर को कोई 5 दिनों से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कमर? मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया, बीच में इस चक्कर में हमने ब्रेक भी ली है 3 दिन। हाँ, तो ये 96 सफे ऐसे नहीं पहुंचे। आज हम 70 पे पहुंचे हुए थे। 70 तक हम सिर्फ 10-10 सफे करके आए हैं, और 7 क्लासों में हमने 10 सफे टपे हैं। आज हमने हंसी मजाक में 30 सफे टप दिए हैं। तो आज आज देखे ना, बड़ी हस्ती भी तो आई है ना, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बरकत है। ऐसा थोड़ी बात है। उसको तो पहले 10 सफे मैंने पूछा भी नहीं तू किधर आया है। डन हो गया। अगली कौन सी शीट है? इसको बस स्क्रॉल करें नहीं, आगे। खत्म हो गया। ये पढ़ते हैं ना। ये भी प्रोसेस एजुकेट एंड कम्युनिकेट क्लेम्स। यार मैंने भी एक क्लेम रेज किया था, पता नहीं वो इनवाइस रेज की तो उन्होंने पैसे ही नहीं दिए मुझे। Contested changes and potential constructive changes, including lack of agreement on the compensation of change, lack of agreement that change occurred, if not resolved, handled through administrative dispute resolution process, settlement through negotiated. Okay. The last resort is electrician. अच्छा जी, पहली बात यह है कि आपने लड़ना नहीं है। लीगल प्रोसेस आपने बिल्कुल आखिरी होना चाहिए आपका। पहले आप नेगोशिएशन कर लें, कोई सेटलमेंट कर लें, कोई कोई अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड ट्राई कर लें, कुछ कर लें। कोर्ट में ना जाएं, लीगल केस एकदम ना करें। एक प्रॉपर प्रोसीजर है। एक वार्निंग भेजें, रिटर्न वार्निंग भेजें, वर्बल भेजें, कॉल करें, विजिट करें, कुछ करें। लेकिन आफ्टर इफ एवरीथिंग इज डन, नो। हाँ सर, छापा पवा दो फिर। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी। लो जी, कुछ बंदा भी आ गया है। वो कह रहा है बाकी सारी बातें जरूर करना, लेकिन प्रोजेक्ट की जो बेस लाइंस है ना, वो लाजमी अपडेट करना। स्कोप, टाइमलाइन, वर्क हाँ, ये पैकेज, नहीं टीम मेंबर भूलना कि असाइनमेंट। जनाब आपने जो स्कोप में चेंजेस की थी, साथ साथ टाइमलाइंस, वर्क पैकेजेस, टीम मेंबर के असाइनमेंट्स, बेस्ड ऑन ऑल द स्कोप चेंजेस यू मस्ट अपडेट बैक टू योर बेस लाइंस। क्या हुआ था? स्कोप चेंज हुआ था तो उसको लिख दें। टाइमलाइंस पे इफेक्ट आया था तो वो अपनी टाइमलाइंस को एडजस्ट कर दें। वर्क पैकेजेस में कुछ नए ऐड हुए थे तो नए ऐड कर दें। WPSC सही चेंज सही। हो जाएगा कोई नया स्कोप ऐड हुआ है तो, या कोई नए टीम मेंबर्स ऐड हुए हैं तो उनकी असाइनमेंट्स। तो पीएम का तो यही काम है ना जी, कि अपडेट करता रहे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को। उसने और क्या करना होता है? काम तो लोगों ने करना होता है। सही हो ओनली सुपरवाइजरी जॉब। सही हो गया। तो सुपरवाइजर ही रहेगा बच्चे, बोल प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर। नहीं नहीं, ये फीलिंग दुबई में आने के बाद आएगी ना। कराची में अच्छा, तो भाई को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है उन्होंने। ये जब प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएगा और पीएमपी भी कर लेगा ना, ये कहेगा तुम्हें नहीं पता मैंने साल लगा के पीएमपी की थी। और लोग इसको भाई ना जब मजाक समझेंगे। भाई एंड रिजल्ट अगर सर्टिफिकेशन है ना, डजंट मैटर आपने टाइम कितना लगाया, यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन। आपकी even बात में even वजन होता even you are qualified, and the thing is you got interested in something। ऐसे कोई नहीं गले से लगा के रखता है। ऐसे किसी ही को है, भी ऐसे इतना ही है, अरसा। आई बिलीव कि ऐसे कुछ ही इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया, राइट? बिल्कुल मैं सर, कहता बिल्कुल। हूँ रिश्ता हो गया पूरा हमारा इसके साथ। आप 1 साल का इंटरेस्ट बच्चा हो गया। हाँ, बच्चा भी हुआ था वाकई। 1 साल का